नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 2025 गया, 2026 शुरू हो गया। 2026 में बहुत कुछ होना है। 2026 में ये देश नई दिशा पकड़ेगा, ये भी तय है। या तो गर्त की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। 2026 में जो अभी 2025 के अंत में आपने देखा, जाते जाते 2026 में और बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव है, बहुत सारे चुनाव हैं। और 2026 में ही बहुत से हिसाब किताब भी तय होंगे। 2026 में जनता ये हिसाब करेगी कि ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है इस समाज में, उसे जनता स्वीकार करती है या रिजेक्ट करती है। 2026 में लोगों को ये भी तय करना है कि लोग दरअसल इस देश की दशा और दिशा किस तरफ तय करना चाहते हैं। और 2026 में उनका भी हिसाब किताब होगा जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ बेवकूफ़ बनाया है। मैं आपको 2-3 चेहरे दिखाऊंगा जिनका 2026 में हिसाब होना तय है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ये वो लोग हैं जो बेसिकली आज इस देश की जो हालत है उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और कुछ लोग उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है जो इस देश में आज मुसलमान कम्युनिटी की हालत है। मुसलमानों को क्यों इतनी आसानी से निशाना बनाया जा सक रहा है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के साथ वो किया जो शायद 1857 में जब आज़ादी का पहला संग्राम हुआ था, उस वक्त जो गद्दारी हुई थी, उन्होंने भी इतनी बड़ी गद्दारी नहीं की थी देश के साथ जितनी इन्होंने की। और वो लोग थे वो जो अन्ना आंदोलन के कर्ता धर्ता जनक थे, और खुद अन्ना हजारे जो इसको लीड कर रहे थे। वो आंदोलन ऐसा था, उस वक्त देश को जुनूनी बना दिया था और देश को ऐसे गलत रास्ते पर चुना कि जिसका हर्जाना देश आज भी भुगत रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई वाले सर्वधर्म वाले इस देश में आज देश बढ़ता नजर आ रहा है। हर एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को शक की निगाह से देख रहा है। धर्म तो छोड़िए, अब तो जात के भी, कौन किस जात का है उस हिसाब से दूसरे जात वाले को आंकता है। ये हालत हो गई है मात्र 11 सालों में, इस देश की 12 सालों में। लेकिन हिसाब तो देना पड़ता है, हिसाब इस बार भी होगा। और 2 चेहरे खास करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनका हिसाब 2026 में होना ज़रूरी है। पहला चेहरा है वही गन्ना हज़ारे। मैं इनको गन्ना हज़ारे ही बोलता हूं, अन्ना हज़ारे नहीं बोलता। ये जो इस देश के सबसे बड़े अपराधी हैं इस वक्त जो देश में हालत हो रही है। जिन लोगों को मॉब लिंचिंग या धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है, उनका सबसे बड़ा गुनहगार ये शख्स अन्ना हज़ारे है। अगर इस अन्ना हज़ारे ने उस वक्त साजिशन, अच्छी खासी सरकार के खिलाफ वो साजिश करके आंदोलन ना खड़ा किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती, और बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो बीजेपी के ये गुंडे समर्थक इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा गुनहगार है उनका। और दूसरा है उसी का संगी साथी, ये बीमार कुमार। बीमार इसलिए कहता हूँ कि ये कुमार विश्वास तो नहीं, कवि तो नहीं है। इनके पिछले 3-4 सालों के जो बयान हैं वो किसी संकुचित सोच के नहीं है, एक बीमारी की निशानी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुमार विश्वास सच में बहुत बीमार हो चुके हैं। कुमार विश्वास न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, बच्चे हो, महिला हो, दक्षिण भारत के लोग हों, रंग भेद हो, हर चीज़ पे टिप्पणी कर चुके हैं। सानिया मिर्ज़ा से लेकर सैफ अली खान के बच्चों तक, केरल की नर्सों से लेकर दूसरी चीज़ों तक, हर जगह पर वो टिप्पणी करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। हाल ही में उन्होंने अभी योगी आदित्यनाथ की और राजनाथ सिंह और बीजेपी के बढ़ाई में बहुत कुछ अमर्यादित बातें कही थी, जिसमें इंदिरा गांधी तक को या गांधी परिवार तक को नहीं छोड़ा था। इन दोनों का हिसाब किताब होना ज़रूरी है।
इस साल में होना ज़रूरी है। आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। अन्ना हज़ारे की बात करता हूँ पहले। देखिए, वो अन्ना हज़ारे जो भ्रष्टाचार का चेहरा बन के निकले थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज जब राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह से वोट धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जब अन्ना हज़ारे को राहुल गांधी की उस कोशिश के बारे में बताया जा रहा है, तो ज़रा अन्ना हज़ारे के चेहरे के हाव भाव देखिए। न कुछ बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं। मराठी में छोटा सा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। बाकी एडिटर से कहूँगा कि चलाते रहेंगे वीडियो साइड में। इनके चेहरे देखिए, इन्हें बताया जा रहा है। आयोगाने मतदान यादीमध्ये हेराफेरी केलेली आहे। ती हेराफेरी आता राहुल गांधीने शोधून काढलेली आहे, सगळी कागदोपत्री, आणि ती कोर्टासमोर, सुप्रीम कोर्टासमोर हजर केलेली आहे, बरं का। तर त्याचा आता लोकांना पटलं की राहुल गांधी, देखा आप किस तरह से कुछ नहीं बोल पा रहे, हूँ हाँ हूँ और मुंह इधर उधर कर रहे हैं। अब आइए दूसरे पे, कुमार विश्वास पे। आजकल बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं। राज्यसभा की सीट के लालच में बीजेपी को चरणों में पूरी तरह से लेट चुके हैं। दूसरों को भारतीय संस्कृति का संस्कार देते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को विदेशों में पढ़ाते हैं। मुझे इनकी बच्चियों के विदेश में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डिज़र्व करती हैं अच्छी बात है, लेकिन कुमार विश्वास जब दूसरों को ज्ञान बांटते हैं तो पहले अपने आप पर भी इसका अमल होना चाहिए। मेरा ये सवाल है। अपने आप को राम कथावाचक कहते हैं और लाखों रुपए लेते हैं, और मुसलमानों को धर्म के हिसाब से निशाना बनाने को कहते हैं। जो कूड़ा फेंके उसे भी साफ कीजिए की बातें कहते हैं। जब ये आदमी कुछ नहीं था ना, सड़कों पर था, तब यही आदमी था जो मौला मौला कहते थकता नहीं था। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही आदमी। अच्छा, इस आदमी के एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था 2012 में। देखिए ये शख्स कैसे सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहा था निर्भया के लिए, अपने साथियों अरविंद केजरीवाल वगैरह के साथ बैठ के निर्भया के लिए जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा था। लेकिन अभी उन्नाव पीड़ित, बेचारी उन्नाव रेप कांड की पीड़ित के साथ जो हुआ, जिस तरह से कोर्ट ने सेंगर को ज़मानत दे दी, रिहा कर दिया था, बल्कि सज़ा ही डिसमिस कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार हैं कि उस ऑर्डर पर स्टे लगा। तब पूरे देश में आवाज़ उठी, पूरे देश के लोग उबाल पर थे। लेकिन मजाल है इन कुमार विश्वास के मुंह से एक शब्द भी निकला हो, या सोशल मीडिया पे या एक्स हैंडल पर उन्होंने एक भी लाइन लिखी हो। ये वही दोगले कुमार विश्वास हैं, बीमार कुमार हैं। ये इन लोगों का एक्सपोज तो खैर बहुत हो चुके हैं, लेकिन अब हिसाब होने का वक्त आ चुका है। हिसाब करना पड़ेगा, वरना ये लोग और ज़्यादा गंद फैलाएंगे। अब एक चेहरा और है, इसको देख के शायद आप में से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं मुझसे, जो खास करके मुस्लिम समुदाय के हैं। ये लोग, हो सकता है मैं नहीं जानता, माफ़ कीजिएगा कि ये कौन है, क्या नाम है इनका, लेकिन मुझे जब ये तस्वीर दिखी कि मोहन भागवत के साथ बैठ के एक मुस्लिम धर्म के एक बड़े धर्मगुरु साथ बैठे हैं, और मोहन भागवत फिर एक और धर्मगुरु को माला सी पहना रहे हैं, मुझे ये देख के, तस्वीर देख के सिर्फ और सिर्फ मेरे उसमें एक ही ख्याल आया कि जो भी इस तरह के नेता ये आरएसएस के लोगों के साथ, बीजेपी के लोगों के साथ बैठते हैं, किसी भी मजबूरी से बैठते हैं, जो भी बैठते हों, ये दरअसल अपनी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ अपराध करते हैं। ऐसे लोग जब संघ बुलाए, जब चाहे उनके साथ बैठ जाते हैं, मोदी जी के साथ मिलने चले जाते हैं, जो भी है करते हैं। ये लाइसेंस दे देता है उन गुंडा तत्वों को जो मुसलमानों को एक नफ़रत के लिए निशाना बनाते हैं, एक नफ़रत भरी नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इनका कोई उखाड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो इनके बड़े बड़े
धर्मगुरु या जो भी हैं वो सब तो हमारे नेताओं के आगे झुकते हैं। अब मुसलमानों की इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या हिंदुत्व जी जिम्मेदार नहीं है, वो खुद भी जिम्मेदार हैं और उनके इस तरह के नेता या इन तरह के धर्मगुरु जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि अगर इस देश में मुसलमानों को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो अपने इन नेताओं, इन धर्मगुरुओं का हिसाब किताब भी उन्हें तय कर लेना चाहिए। 2026 में मुसलमानों को भी तय करना होगा कि धर्म के नाम पर जो कट्टरता वो फैलाई जाती है उनमें, क्या उसे फॉलो करना है या अपने आने वाले भविष्य या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश में एक सुरक्षित माहौल तैयार करना है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के हाथ में या किसी और के हाथ में नहीं है, खुद मुसलमान के हाथ में भी है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। तो ये 3 तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दिए हैं, ये उदाहरण है, मैं ये नहीं कहता कि यही 3 है। ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है, आप जानते हैं। इन फहरिस्त में शामिल लोगों का 2026 में न सिर्फ एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इनका इंसाफ होना भी बहुत ज़रूरी है, इनका हिसाब किताब होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर हिसाब किताब नहीं हुआ तो इस देश को जिस रास्ते पर डाला जा रहा है ना, वो रास्ता वन वे है, वहाँ वापसी का रास्ता नहीं है। क्योंकि साथ के मुल्कों, आसपास के मुल्कों की हालत देख लीजिए, जिन जिन को कट्टरता के रास्ते पर डाला गया है उनकी हालत आज क्या है, पूरी दुनिया में कहीं नज़र डाल के देख लीजिए। तो अभी हम उस रास्ते के गेट तक पहुंच चुके हैं, एंट्री गेट तक। यहीं नहीं रोका गया तो मुश्किल हो जाएगा, और उस एंट्री गेट से देश को आगे ना जाना पड़े, उसे रोकने के लिए ऐसे लोगों का हिसाब किताब होना तय है और बेहद ज़रूरी है, वो भी इस साल के अंदर। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।